आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स थर्ड करेंगे। इसमें अलग अलग तरह की जो अभिक्रियाएं हैं जिसके अंदर ऊष्मा में कई तरह के परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उदासीनीकरण ऊष्मा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसका डेफिनेशन पहले करते हैं फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयनों की परस्पर पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप पूर्ण ऊष्मा में हुआ परिवर्तन उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाता है। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि बाकी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उन सब के अंदर हम प्रति मोल अभिक्रिया की ऊष्मा निकालते हैं, जबकि उदासीनीकरण ऊष्मा में 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की निकालते हैं। जैसे कि HCl और NaOH, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है NaCl बनता है तो प्रति मोल ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है 57.1 किलो जूल। इसी तरह से HNO3 और KOH, इनकी अभिक्रिया से बनता है सॉल्ट और वाटर, और जो अभिक्रिया की ऊष्मा उत्पन्न हुई है -57.1। हम देखेंगे जितने भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं उन सबकी जब आपस में उदासीनीकरण ऊष्मा है उन सबकी उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है 57.1 किलो जूल। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर हम इस पूरी अभिक्रिया को जो है डिटेल में देखें कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज होगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयनाइज होगा। तो जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन बेसिकली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मिलके जो जल बनता है उसके तुल्य होगी, क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पूरे के पूरे आयनित रहेंगे जल के अंदर। ये पहले भी आयनित थे और बाद में भी जो है आयनित ही रहेंगे। तो जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है इनके वाटर बनने से अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न होती है 57.1 किलो जूल, और यही अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो इनकी उदासीनीकरण ऊष्मा के तुल्य है। इसका मतलब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं और 1 ग्राम मोल होता है दोनों का, 1 ग्राम तुल्यांक होता है दोनों का अमाउंट, तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो जल के 1 ग्राम H पॉजिटिव और 1 ग्राम मोल OH नेगेटिव के वाटर बनने से जो ऊर्जा में चेंज होता है उसके ही तुल्य होती है। और अब जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उदासीनीकरण ऊष्मा में हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी रिएक्शन लिखते समय कि जो NaOH और जो भी एसिड है हमारे पास, एसिड और बेस है, उसके 1 ग्राम मोल ही रहने चाहिए, जैसे NaOH और H2SO4। अब NaOH में तो इसके 1 मोल हैं, लेकिन H2SO4 में 1 मोल NaOH के साथ 2 मोल जो है H2SO4 यूज़ होते, 2 H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है हाफ, और ये बना है हाफ Na2SO4 प्लस H2O। तो जब भी हम उदासीनीकरण ऊष्मा की बात करेंगे तो हमें जो क्षार है उसके अंदर भी OH के 1 ग्राम तुल्यांक होने चाहिए, और जो एसिड है उसके अंदर भी जो है 1 ग्राम तुल्यांक ही होने चाहिए। इसी तरह से अगर जब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण ऊष्मा की बात करते हैं, तो दुर्बल अम्ल हमने एसिटिक एसिड लिया यहाँ पर, और प्रबल क्षार लिया है NaOH। जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये बनता है सोडियम एसीटेट प्लस H2O। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड को जो है वियोजित नहीं शो किया क्योंकि ये वीक है, थोड़ा सा तो ये आयनित होगा और थोड़ा सा अनायनित रहेगा, ये हम जानते हैं क्योंकि ये वीक है। लेकिन NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये पूरी तरह से आयनित है, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो बनता है वाटर एसीटेट प्लस Na पॉजिटिव, ये दोनों पूरी तरह से वियोजित रहेंगे। अब अगर हम देखें तो इनकी जो ऊष्मा का मान है, उदासीनीकरण ऊष्मा का मान है, यह है 55.2 किलो जूल, जबकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में देखा था कि इसकी उदासीनीकरण ऊष्मा का मान था 57.1। तो देखो जो एसिड है वो पूरी तरह से पहले आयनित था, स्ट्रॉन्ग था, तो बेस भी पूरी तरह से आयनित था, और इनसे सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर ही जो है जल बना है, इसलिए 57.1 है। जबकि अगर हम वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड जो है वो पूरी तरह से आयनित नहीं था। हमें पता है कि एसिड्स के बीच में इक्विलिब्रिया होता है। कोई भी अगर हम वीक एसिड लें, मान लीजिए हमने CH3COOH लिया है, तो ये कभी भी कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ये होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, थोड़ा सा जो है अनायनित एसिटिक एसिड बचा रहेगा। तो इस अनायनित एसिटिक एसिड को भी इसका कंप्लीट जो है उदासीनीकरण करने के लिए इस एसिटिक एसिड को हमें कंप्लीटली आयोनाइज करना पड़ेगा। तो उसको कंप्लीटली आयोनाइज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा 1.9 किलो जूल जो ऊर्जा है वो सिस्टम को देनी पड़ती है। इसलिए
ऊर्जा ऊष्मा जो है इसमें मुक्त हुई है वो 55.2, क्योंकि अनायनित था और इसको आयनित करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी इतनी। तो ये जो है, इसलिए जब भी हम दुर्बल अम्लों का या दुर्बल क्षारों का जो है उदासीनीकरण ऊष्मा का मान निकालते हैं तो वह मान प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के कंपैरिजन में कम होता है। और यहाँ पे 1.9 किलो जूल जो है ये एसिटिक एसिड की आयनन ऊष्मा है। अब इसी तरह से इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि हमारे पास है HCl की NaOH के साथ उदासीनीकरण ऊष्मा का मान ये दे रखा है 57.3 किलो जूल, तथा एसिटिक एसिड की NaOH के साथ उदासीनीकरण ऊष्मा का मान दे रखा है -55.2 किलो जूल पर मोल। एसिटिक एसिड की आयनन की ऊष्मा का मान ज्ञात करो। फिर वही कंसेप्ट लेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की तो ऊष्मा का मान ये है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान ये है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें एसिटिक एसिड के आयनन के लिए देना पड़ा, तो वो क्या होगी, आयनन की ऊष्मा होगी। तो इस न्यूमेरिकल को हम कर लेते हैं। HCl एवं NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा डेल्टा H1 बराबर होगी हमारे पास -57.3 किलो जूल पर मोल, और एसिटिक एसिड एवं NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा डेल्टा H2 बराबर है -55.2 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास एसिटिक एसिड की आयनन ऊष्मा बराबर होगी डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, ये आ जाएगी -55.2 -57.3, ये प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके, और ये आ जाएगी हमारे पास 2.1 किलो जूल। और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि एसिटिक एसिड के आयनन करने के लिए जो हमें ऊष्मा देनी है वो हमें सिस्टम को देनी पड़ेगी, इसलिए इस ऊष्मा का मान कैसा है, पॉजिटिव रहेगा। और जो इनके उदासीनीकरण से ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अट्रैक्ट होकर वाटर बनाते हैं, तो ये मुक्त होगी, इसलिए यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव है। अब इसी तरह से बहुत तरह के अभिक्रियाएँ हैं, उन सबकी ऊष्माओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दूसरा जो है वो है दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा, दहन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। तो कोई भी जो पदार्थ है एक मोल को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने में कुल ऊष्मा परिवर्तन को पदार्थ की दहन ऊष्मा कहते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जैसे कि किसी भी कार्बन है, कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन होगा उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है, CO2 भी बन सकता है। लेकिन दहन ऊष्मा का मान है मतलब है कि वो पूरा का पूरा कार्बन CO2 में चेंज हो जाए, पूरा का पूरा हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाए, अगर NO है तो वो NO2 के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी सल्फर है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर चेंज होगा। तो वो जितने भी एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो कंप्लीटली अपने फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के अंदर चेंज होंगे, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो जैसे मैंने बेंजीन लिया है, बेंजीन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो कार्बन सारा CO2 में चेंज होगा, हाइड्रोजन जितने भी हैं वो H2O में चेंज होंगे। इसके बाद हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन थे तो 6 ही CO2 बनेंगे, 6 हाइड्रोजन थे तो सारे के सारे हाइड्रोजन वाटर में गए हैं, इसलिए अब लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ये 15 है, तो यहाँ पे O2 है तो ये 15/2 हो जाएगा। इसकी एक और रिएक्शन मैं आपको बैलेंस करके बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है इथाइलअमीन है, CH3 CH2 NH2, और हमें इसकी दहन की अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। तो कार्बन है तो कार्बन किस में चेंज होता है दहन पे, CO2 में, हाइड्रोजन वाटर में चेंज होगा, और नाइट्रोजन NO2 में चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर कार्बन कितने काउंट कर लो, 2, तो 2 CO2 के आगे 2, क्योंकि सारे कार्बन किस में गए हैं, CO2 में गए हैं। हाइड्रोजन है यहाँ पर 7, और यहाँ पे कितने हैं, वाटर के अंदर 2 हैं, तो इसको अपन लिखेंगे 7/2।
2, क्योंकि दहन ऊष्मा का मतलब होता है 1 मोल पदार्थ। तो यहाँ पर जो है, जो भी मॉलिक्यूल हमने लिया है जिसकी हमें दहन ऊष्मा निकालनी है, उसका यहाँ पे 1 ही मोल रहना चाहिए। और इसी तरह से नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब सबसे लास्ट के अंदर हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर O2 लिखना है हमें। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2, ये हो गए 4 और 5 6 और 6 7 8 9 और ये 9 1/2, तो ये हो गई 19/2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 19/2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, क्योंकि ये O2 है तो 19/4। तो इस तरह से इन दहन अभिक्रियाओं की इसको इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे गलन की ऊष्मा। जब गलन का मतलब होता है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना। तो अगर 1 मोल पदार्थ के ठोस प्रवस्था से द्रव प्रवस्था में परिवर्तन होने से कुल ऊष्मा में परिवर्तन गलन की ऊष्मा कहलाता है। जैसे H2O है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो डेल्टा H फ्यूजन की वैल्यू दे रखी है। इसी तरह से वाष्पन का मतलब होता है गैस से द्रव से गैस के अंदर परिवर्तन होना। तो 1 मोल द्रव के गैस प्रवस्था में परिवर्तन होने पर कुल ऊष्मा को वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। तो ये H2O लिक्विड से चेंज हो गया H2O गैसेस और डेल्टा H वेपोराइजेशन है 44.0। ये सारे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक के अंदर मेजरमेंट है ये सारी ऊर्जाओं के। और 1 मोल पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस 1 मोल के लिए हैं। बस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हमारे पास है वो 1 ग्राम तुल्यांक के लिए होती है। ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन है किसी भी पदार्थ का ठोस से गैस के अंदर चेंज हो जाना। जैसे हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो सीधा किस में परिवर्तित हो जाती है, ठोस अगर हम उसको ठंडे में रखें तो सीधा गैस में परिवर्तित होती है। इसी तरह से आयोडीन है, आयोडीन भी सीधा जो है गैस में परिवर्तित होती है ठोस से। तो 1 मोल पदार्थ के ठोस प्रवस्था से सीधे गैस प्रवस्था में परिवर्तन में कुल ऊष्मा परिवर्तन ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा कहलाता है। जैसे I2 सॉलिड से I2 क्या बन गया, गैस। और सब्लिमेशन के अंदर 2 जो है, ये जो ऊर्ध्वपातन है इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। पहले तो वो ठोस से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से फिर वेपर में। हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था हेज का नियम। तो कोई अगर ठोस गैस में परिवर्तित होता है तो हेज के नियम से क्या, वो किसी भी रूट से गैस में परिवर्तित हो, टोटल ऊष्मा कैसी रहेगी, सेम। तो अगर I2 पहले सॉलिड से लिक्विड बने यानी उसका पहले फ्यूज़न हो और फिर वो लिक्विड से गैस बने यानी वेपराइजेशन हो, तो फ्यूज़न और वेपराइजेशन की टोटल जो ऊष्मा का मान है वो उसकी डेल्टा H सब्लिमेशन के इक्वल होगा। ये जो है हमने कंसेप्ट निकाला है हेज के नियम से। तो अगर इसमें से हमें कोई भी 2 ऊष्माओं का मान पता है तो हम तीसरी ऊष्मा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है संक्रमण ऊष्मा। संक्रमण ऊष्मा हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के कई अपर रूप होते हैं, जैसे कि कार्बन का हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सारे जो है इनके अपर रूप हैं। इसी तरह से फास्फोरस का भी रेड फास्फोरस होता है, वाइट फास्फोरस होता है। तो जब 1 मोल ठोस पदार्थ एक प्रवस्था से दूसरी परिवस्था में परिवर्तन होता है तो कुल ऊष्मा को संक्रमण ऊष्मा कहते हैं। ये कार्बन हीरा से कार्बन ग्रेफाइट में चेंज हुआ है तो यहाँ पे इसकी संक्रमण ऊष्मा का मान है 1.89 किलो जूल। विलयन ऊष्मा, इसके बाद है विलयन ऊष्मा। जब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जब हम 1 मोल पदार्थ को जल के आधिक्य में घोलते हैं और इतने आधिक्य में घोलते हैं कि अगर हम उसमें फर्दर विलयन को ऐड करें, विलायक को ऐड करें, तो उसके अंदर कोई भी ऊष्मा नहीं निकले, तो उस ऊष्मा के परिवर्तन को हम कहते हैं विलयन ऊष्मा। हमने NaCl लिया, वाटर, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। हमने वाटर का इतना अमाउंट लेके इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया है कि उसके बाद हम कितना भी पानी डालेंगे तो ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होगा और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास है 2.28 किलो कैलोरी पर मोल। अब दूसरी ऊष्मा है जल योजन ऊष्मा। तो किसी भी पदार्थ के अंदर जल कई प्रकार से होता है, जैसे यहाँ तो सॉल्यूशन बना है, लिक्विड बना है। और दूसरा होता है हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि किसी भी क्रिस्टल के जालक के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 1 मोल निर्जल लवण में जल की निश्चित मात्रा डाल के जल योजित लवण जो बनता है उसमें पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन लवण की जल योजित ऊष्मा कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें अगर 1 मोल कॉपर सल्फेट में 5 मोल वाटर जाएगा तो
ये जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बना है ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड रहेगा, और ये जो वाटर के 5 मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हुए हैं वो इसके क्रिस्टल जालकों के बीच के अंदर जो जगह है वहाँ पर सेट हो जाते हैं, तो ये सॉलिड ही रहता है। जबकि जब हमने विलयन ऊष्मा किया था तो उसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, विलयन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसमें जो ऊष्मा मुक्त होती है वो हमारे को कहलाती है जलयोजन ऊष्मा। तो जब भी क्वेश्चन हम करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें विलयन ऊष्मा दे रखा है या जलयोजन ऊष्मा दे रखा है। इसके बाद है तनुकरण ऊष्मा। तनुकरण ऊष्मा क्या है कि हमारे पास एक ऑलरेडी विलयन है जो कि थोड़ा कंसंट्रेटेड है, सांद्र है, उसमें हम पानी मिला के डाइल्यूट करते हैं तो उस ऊष्मा को हम कहते हैं तनुकरण ऊष्मा। जैसे यहाँ पर हमने लिया है HCl, मान लीजिए 1 मोल HCl में 10 मोल वाटर मिला हुआ है, तो ये कंसंट्रेटेड है, इसमें हमने 15 मोल वाटर और मिलाया और उसको डाइल्यूट कर दिया है, और अब ये 25 मोल वाटर के अंदर HCl 1 मोल HCl घुला हुआ है, तो इसके डाइल्यूशन से जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं तनुकरण ऊष्मा, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है हम। इसके बाद है समाकल विलयन ऊष्मा। जब समाकल विलयन ऊष्मा जो है विलयन ऊष्मा की तरह ही है, लेकिन इसका आजकल जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है। हमने तनुकरण ऊष्मा में कहा था कि जब हम किसी पदार्थ का विलयन बनाते हैं तो उसमें विलयन ऊष्मा में यह था कि अगर हम और ज़्यादा उसके अंदर विलायक मिलाएंगे तो उसमें फर्दर कोई भी जो है चेंज नहीं होगा ऊष्मा का। लेकिन समाकल ऊष्मा में क्या होता है, इसमें भी विलायक अधिकता से मिलाते हैं और अधिकता से मिलाने के बाद 1 मोल पदार्थ को घोलते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसकी अनंत तनुता होगी, यानी उसमें अगर हम पानी मिलाएं तो बहुत 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 कम ऊष्मा में परिवर्तन हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी विलयन ऊष्मा ही है, लेकिन उस विलयन ऊष्मा का थोड़ा सा स्थूल रूप है और है ये भी विलयन ऊष्मा की तरह ही, लेकिन क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है कि 0.00000 किलो कैलोरी ऊष्मा का परिवर्तन हो पानी मिलाने पे, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए समाकलन विलयन ऊष्मा का जो है आजकल यूज़ किया जाता है। एक तरह से ये भी विलयन ऊष्मा के ही बराबर है, बस थोड़ा सा पॉइंट्स के अंदर इसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली हम समाकल विलयन ऊष्मा निकाल सकते हैं तो इसलिए इस टर्म का आजकल यूज़ किया जाता है। अब जो आगे के न्यूमेरिकल्स होंगे वो उनको करने से पहले ये सारी जितनी भी हमने ऊष्माएं की हैं इन सब की जो इक्वेशंस लिखी हैं, ये इक्वेशंस हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इन इक्वेशंस को लिख पाएंगे उसके बाद ही हमारे लिए न्यूमेरिकल करना पॉसिबल हो पाएगा। तो इसलिए सबकी डेफिनेशन और सबकी जो भी इक्वेशंस हैं वो आप लिखना, पहले इनको प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे।